माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम। आज मैं शुरू करने वाला हूं 12वीं के रसायन शास्त्र का नया चैप्टर। तो दोस्तों, आप लोग बढ़िया से ध्यान लगा के मेरे साथ बने रहें। तो चलिए इस नए चैप्टर का आप सभी नाम जान लें कि इस नए चैप्टर का जो 12वीं के रसायन शास्त्र का ये जो नया चैप्टर है उसका नाम क्या है। द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो दोस्तों, ये चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है तत्व। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जो तत्व होते हैं वे प्रकृति में कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तत्व जो होते हैं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक संयुक्त अवस्था और एक मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था का मतलब आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुक्त का मतलब, मुक्त वही होता है जो किसी से रिलेशन न रखे, यानी किसी से बॉन्ड न करे। जिस तरह मैं जैसे इंसान के बारे में एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंसान जो है वह दो कैटेगरी के होते हैं। एक इंसान मतलबी होता है, और जो इंसान मतलबी होता है वह मुक्त होता है, यानी कि फ्री होता है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने काम से लेना देना रहता है। किसी और के दुख से इसको दुख होने वाली नहीं है, किसी और के सुख से इसे सुख नहीं होने वाली है। और एक इंसान होता है साथ लेकर चलने वाला, साथ लेकर चलने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने समझा कि इंसान भी दो तरह के होते हैं, जैसे एक होता है मतलबी और एक होता है साथ लेकर चलने वाला। तो जो इंसान मतलबी कैटेगरी में आता है उसको अपने पिता, भाई, बहन, दोस्त इसके दुख से कुछ लेना देना नहीं है, या उसके दुख से दुखी नहीं होता है, उसके सुख से सुखी नहीं होता है। लेकिन इस कैटेगरी में जो आते हैं, यानी कि जो साथ लेकर चलने वाले इंसान होते हैं, इस कैटेगरी में जो इंसान आते हैं, इस कैटेगरी में आने वाले इंसान जो हैं अपने दोस्तों के दुखों को अपना दुख समझते हैं, अपने दोस्तों के सुख को अपना सुख समझते हैं, तो साथ लेकर चलने वाले होते हैं। तो यानी कि ये कहने का मतलब, साथ लेकर जो चलने वाले इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और मतलबी इंसान जो होते हैं वह क्या होते हैं, किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कि क्रिया नहीं करते, अक्रिय होते हैं। तो इसी प्रकार तत्व भी जो है, तत्व भी प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाया जाता है दोस्तों। एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि संयुक्त अवस्था में। तो जाहिर सी बात है, मुक्त और मतलबी एक ही चीज़ है, और संयुक्त और साथ लेकर चलने वाला, इस दोनों को मैं कंपेयर करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो जो मुक्त अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं और जो मतलबी होते हैं, मतलबी इंसान क्या किसी और से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी और से संबंध रखते हैं, किसी और के दुख से उनको लेना देना है नहीं है। तो उसी प्रकार मुक्त जो तत्व होते हैं वह किसी से क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में जो भी तत्व होते हैं उन पर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अन्य चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि अन्य चीज़ों से क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो तत्व आते हैं, मुक्त अवस्था में जो तत्व आते हैं वह क्या होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। अगर क्रिया नहीं करेंगे तब ना फ्री पाएंगे, तब ना वह किसी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन संयुक्त का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड, यानी कंबाइंड का मतलब क्या, साथ में लेकर किसी के साथ चलने वाला तत्व। तो संयुक्त अवस्था में वे तत्व होते हैं, मतलब वैसे तत्व जो क्या हो, ऑक्सीजन से प्रभावित हो, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित हो, अन्य वायुमंडलीय जो भी अन्य धातु जो है उनका प्रभाव इस पर पड़े, यानी कि उसके साथ ये लिंकेज बनाए। यानी कि ये क्या करते हैं, संयुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं वह क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं वह क्रिया नहीं करते हैं, और संयुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं क्रिया करते हैं। मुक्त अवस्था में वैसे तत्व जो क्या हो, मतलब कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबसे लिंकेज नहीं बनाए, इस सबसे बॉन्ड नहीं बनाए, इसका प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। और संयुक्त अवस्था में जैसे मान के चलिए लोहा जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसको अगर आप बाहर फेंक देते हैं तो क्या होता है, ये फ्री नहीं रहना चाहता, अकेला नहीं रहना चाहता। अगर आज फेंक देते हैं उसको बाहर तो 2 दिनों बाद देखते हैं क्या कि उस पर क्या होता है, एक परत लग जाती है, यानी कि जंग लग जाता है। कहने का मतलब वह जो है नमी से अभिक्रिया करता है, आर्द्र वायु से अभिक्रिया करता है, और उस पर क्या होता है, एक जंग जैसा परत जम जाता है। तो मुक्त जो संयुक्त अवस्था में होते हैं वो कभी अकेला नहीं रहना चाहते हैं, और मुक्त अवस्था में जो तत्व हैं उनको आप बाहर फेंक दीजिए, उससे किसी से मतलब नहीं है। यानी मुक्त अवस्था में जो तत्व होते हैं उनको अदर जो भी एलिमेंट है, अदर जो भी अन्य तत्व हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं होते, यानी कि वो क्रिया ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, तत्व प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक क्या है, इन नेटिव स्टेट, यानी कहने का मतलब मुक्त अवस्था में तो वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं। जाहिर सी बात है, जो मुक्त होंगे वो क्या होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे, तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करे, जलवाष्प, CO2 तथा अन्य अधातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनके साथ वे क्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे अकेला रहना चाहते हैं, मुक्त रहना चाहते हैं।
वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह के धातुओं का एग्जाम्पल है सोना, चांदी, प्लेटिनम, नाइट्रोजन अधातु है। इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस। क्या? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की श्रेणी में कौन कौन आता है दोस्तों? तो अक्रिय गैस जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। तो अक्रिय गैस जो है वर्ग 18 यानी कि 0 भी बोला जाता है अक्रिय गैस को। ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि इनका अपने बाद किसी भी तत्व का किसी दूसरे से अभिक्रिया करने का जो भी प्रोसेस वह किस पे डिपेंड करता है? तो वह अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो वह जो है इसका अक्रिय गैस जो होते हैं, अक्रिय गैस के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, इस सभी तत्वों का अष्टक पूरा होता है, जिसका ये किसी से लिंकेज नहीं बनाते हैं, यानी किसी से क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अक्रिय। मतलब नहीं, क्रिया मतलब क्रिया करने वाला, जो क्रिया नहीं करता उसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस की श्रेणी में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब एक जो तत्व है वह किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में, यानी कि इन कंबाइंड स्टेट जो जुड़ के रहे। तो जाहिर सी बात है जो संयुक्त अवस्था में जो जुड़ के रहना चाहता है वो क्रिया करेगा। तो वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो तत्व हैं क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, CO2 आदि का प्रभाव आसानी से बढ़ता है, यानी कि यह अन्य चीज़ों से प्रभावित होते हैं, अन्य के साथ लिंकेज करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या है? प्रभावित होते हैं, क्रिया करते हैं। ये प्रकृति में क्या होता है? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सोडियम है। सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि इसको हम लोग जल में नहीं डाल के रख सकते हैं, बाहर की तो अलग की बात है। इसको हम सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं। लोहा का एग्जाम्पल मैंने देखिए इसके पहले ही बताया। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, ये सब क्या है? ये संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो आपने समझा क्या? तत्व प्रकृति में 2 अवस्था में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। तो दोस्तों मुक्त अवस्था में जो तत्व कम क्रियाशील होते हैं और जिन पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का अन्य धातुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वो क्रियाशील होते हैं और अन्य धातुओं अधातुओं का क्या होता है? इन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये संयुक्त अवस्था में। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने जाना कि जो भी तत्व हैं वह 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक इनेटिव स्टेट और एक आपका कंबाइंड स्टेट, यानी कि एक मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था यहाँ पे जो चैप्टर है आपका तत्वों का निष्कर्षण, यानी कि तत्वों को निकालने का प्रोसेस हमको पढ़ना है। तो मुक्त अवस्था में तो ऑलरेडी तत्व जो होते हैं वो प्योर होते हैं, वहाँ से आपको निष्कर्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से संयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो तत्व संयुक्त अवस्था में होते हैं, यानी कि कोई भी तत्व किसी से जुड़ा हो तब वह संयुक्त अवस्था में कहलाता है। तो यहाँ से आपको तत्व को निकालने की यानी कि निष्कर्षण का प्रोसेस आपको जानना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे तत्व का जो कंबाइंड स्टेट होता है यानी संयुक्त अवस्था, वह 2 रूपों में बढ़ता है, एक अयस्क, एक खनिज। जैसे कि आप समझिए, सपोज कीजिए कि आप यहाँ से एक मिट्टी लेके जाइए, उसको टेस्टिंग लैब में लेके जाइए, और टेस्टिंग लैब में अगर टेस्ट कराया जाए तो वहाँ पे उस मिट्टी में कई सारे धातु मिलेंगे, कई सारे तत्व मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं मिट्टी में होगा क्या कि कुछ तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है, और कहीं किसी मिट्टी में धातुओं की मात्रा कम होती है। तो उस आधार पे तत्वों का जो कंबाइंड स्टेट है वह 2 रूप में बढ़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि एक भूमि ये है, ठीक है, और एक भूमि ये है। मान के चलते हैं हमको ये जो है धातु का जो है कंबाइंड स्टेट है, धातु का ये क्या है? कंबाइंड स्टेट, यानी कि संयुक्त अवस्था है। तो जाहिर सी बात है कि जब धातु का ये संयुक्त अवस्था है तो इसमें धातु के साथ अन्य पदार्थ भी होंगे। तो मान के चलिए कि इसमें जो धातु है, धातु इतना है, यानी कि धातु मान के चलिए इसमें 25% है, और अशुद्धियाँ यानी कि अन्य जो चीज़ है वह क्या है? 75% है। ये एक मिट्टी है, मान के हम चलते हैं। और एक हिस्सा और लेते हैं जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 75% क्या है? धातु है, ठीक है ना, 75% धातु है। और जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ क्या है? 25% है, अशुद्धियाँ 25% है। तो दोनों को अगर देखा जाए, यानी कि इस वाले भूमि में अगर हम देखते हैं, अगर इस वाले भूमि को टेस्टिंग लैब में ले जाते हैं, यानी जांच करने के लिए ले जाते हैं, तो यहाँ पे धातु की मात्रा क्या है? कम है, और अशुद्धियाँ क्या है? अधिक है। और अगर इस वाले भूमि को हम अगर ले जाते हैं कहीं टेस्टिंग लैब में, इस वाले मिट्टी को ले जाके अगर टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर धातु की मात्रा क्या है? अधिक है, 75% है, और अशुद्धियाँ क्या है? कम है। तो दोस्तों हमने देखा क्या कि इस तरह ये जो है दोनों तो धातु का क्या है? कंबाइंड स्टेट है, दोनों में क्या है? धातु के अलावा अन्य पदार्थ भी हैं, तो उसी को तो ही संयुक्त अवस्था कहते हैं, उसी को तो कंबाइंड स्टेट कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं, अगर इन दोनों को देखा जाए और इन दोनों से धातु को अलग किया जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो संयुक्त अवस्था है, ठीक है, ये जो संयुक्त अवस्था है, इससे अगर आप धातु निकालते हैं,
ठीक है। इससे धातु निकालते हैं और इससे धातु निकालते हैं। तो दोनों से अगर धातु निकालेंगे तो हम देखेंगे क्या कि इससे धातु निकालने में कठिनाई अधिक होती है इसके अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ धातु की मात्रा कम है, इस वाले भूमि में धातु की मात्रा कम है और इस वाले भूमि में धातु की मात्रा अधिक है। तो यहाँ से आपका जो धातु निकालने में आसान होगा और यहाँ से धातु को निकालने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो यहाँ पे कठिनाई होगी यानी कि नॉन ईजी होगा। यहाँ से धातु निकालना इजी नहीं होगा यानी कि नॉन इजी होगा, और यहाँ से धातु निकालना क्या होगा, इजी होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर इस वाले मिट्टी से अगर आप धातु निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा यानी कि नॉन इकोनॉमी होगा, यानी कि ज़्यादा पैसा लगेगा यानी कि ज़्यादा खर्च लगेगा। और अगर यहाँ से अगर धातु निकालना चाहते हैं तो अशुद्धियाँ कम है, इस वाले भूमि में अशुद्धियाँ कम है और धातु क्या अधिक मात्रा है। तो यहाँ से कहने का मतलब कि कम दाम में यानी कम खर्च में ही यहाँ से आपका खर्च भी बच जाएगा। यानी कहने का इस वाले मिट्टी से अगर आप धातु निकालते हैं तो एक तो आसानी से निकालेंगे क्योंकि धातु की मात्रा यहाँ अधिक है, और एक कम खर्च लगेगा। और यहाँ अगर इस वाले मिट्टी से अगर आप धातु निकालना चाहते हैं तो मैंने मान के बताया कि 25% ही इसमें धातु है। तो अगर इस वाले मिट्टी से अगर आप धातु निकालना चाहते हैं तो देखेंगे क्या कि आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ 75% अशुद्धियाँ है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या है, 25% ही है। तो यहाँ पे ये आसान नहीं होगा, नॉन ईजी है, और खर्च भी क्या हो जाएगा, कम मात्रा में धातु निकालिएगा और ज़्यादा कहने का मतलब खर्च भी लग जाएगा। तो इस वाले भूमि को हम खनिज कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, और इसको कहते हैं अयस्क। ठीक है, अयस्क देखिए खनिज जिसमें अशुद्धियाँ का हो, अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में, और क्या हो, जो शुद्ध धातु है उसकी मात्रा क्या, उसकी परसेंटेज कम हो। तो खनिज में धातु की परसेंटेज क्या होती है, कम होती है, और अयस्क में धातु का परसेंटेज अधिक होता है। तो जब भी आपको धातु प्राप्त करना हो तो आप सोचिए कि इसका यूज कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा। तो हम जानते हैं कि इसमें अधिक मात्रा में धातु है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, अयस्क का यूज करेंगे। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है, कहने का मतलब अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या होता है, आसान नहीं होता है और कम खर्च में हो जाता है, यानी कि बहुत ईजी वे से हो जाता है और पैसा भी कम लगता है। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, न कि खनिज से। तो हम पढ़ते हैं कि खनिज क्या है, तो धातुओं की विभिन्न अशुद्धि युक्त संयुक्त अवस्था। तो ये धातुओं की विभिन्न अशुद्धि युक्त क्या है, संयुक्त अवस्था है। इसमें अशुद्धियाँ क्या है, अधिक है और शुद्धि कम है, और जिनसे उनका प्राप्तिकरण, इनसे अब अगर हम धातु को निकालते हैं, इनसे हम धातु को अगर हम निकालना चाहें, मेटल को निकालना चाहें तो कठिनाई होगी, यानी ईजी वे से नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम है, और अलाभदायक होगा यानी कि लाभदायक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और वहीं अयस्क से, अगर इस वाले हिस्से से, तो कह रहा है कि धातु की विभिन्न अशुद्धि युक्त वैसी संयुक्त अवस्था, ये भी धातु की संयुक्त अवस्था है, लेकिन इसमें क्या है, धातु यानी कि जो जिसको चाहिए, जो चाहिए आपको वह अधिक मात्रा में है। तो जिनसे उनका प्राप्तिकरण, इनसे अगर आप धातु निकालना चाहते हैं तो इजी वे से यानी कि आसान होगा एवं लाभदायक होगा, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको धातु का निष्कर्षण करना हो तो किसका यूज कीजिएगा, खनिज का कि अयस्क का यूज कीजिएगा। तो हम लोग खनिज अयस्क का यूज करेंगे, खनिज का यूज नहीं करते हैं। और इसी पे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। तो कंडीशन है, खनिज अयस्क कब होगा, यानी कि ये वाला मिट्टी यह कब कहेंगे, यानी कि खनिज को अयस्क कब कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो खनिज और अयस्क में अंतर बस यही है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण आसानी से यानी आसान एवं लाभदायक होता है। तो अब जाहिर सी बात है, कह रहे हैं कि खनिज को क्या अयस्क कह सकते हैं, नहीं, खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। खनिज को अयस्क तभी कहेंगे जब उनसे धातु का निष्कर्षण आसान और लाभदायक हो। तो सभी खनिज अयस्क नहीं कहलाते हैं, लेकिन सभी अयस्क को खनिज कहते हैं। एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्या, कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि खनिज को अयस्क कहलाने के लिए कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, कि उससे धातु का प्राप्तिकरण आसान एवं लाभदायक हो। यानी अगर वही खनिज अयस्क बन जाता है, कब बन जाता है, जब उससे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च में हो। तो सभी खनिज अयस्क की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग दोस्तों गैंग या धात्री के बारे में पढ़ते हैं, फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, स्लैग के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सब इस चैप्टर का सब छोटा छोटा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक्स है, इसको हम लोग जानना ज़रूरी भी है। देखिए दोस्तों, हमने समझा कि धातु का जो संयुक्त अवस्था होता है उसमें धातु होते हैं और धातु के साथ अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, तो अशुद्धियों को एक नाम दिया गया है,
अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। आप सभी जानते होंगे कि गैंग इंग्लिश में अगर हम चल के देखते हैं, इंग्लिश में गैंग और टीम होता है। टीम अच्छे लोगों का समूह होता है और गैंग जो है वह बुरे लोगों का समूह होता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं समाज में, जो अपशिष्ट हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, कहने का मतलब जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके लिए गैंग शब्द का इस्तेमाल होता है, उनके समूह के लिए गैंग शब्द का इस्तेमाल होता है। तो गैंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ। क्या होता है? अशुद्धि। तो अयस्क में या खनिज में, अयस्क में अब अलग बात है कि अयस्क में अशुद्धियों की मात्रा कम होती है और खनिज में अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। ठीक है, तो अयस्क और खनिज दोनों में अशुद्धियाँ होती है। तो इन अशुद्धियों को ही दोस्तों गैंग या अधात्री कहते हैं। ठीक है, किसी धातु के खनिज या अयस्क में, ठीक है, कोई भी धातु है, उस धातु का खनिज है या अयस्क है, खनिज है तो उसमें धातु की परसेंटेज कम होगी और अयस्क है तो उसमें धातु का परसेंटेज अधिक होगा। लेकिन अब रही बात अशुद्धियाँ, तो किसी में अशुद्धियाँ कम होगी, जैसे कि खनिज में अशुद्धियाँ अधिक होती है और अयस्क में अशुद्धियाँ कम होती है। तो अशुद्धियाँ होती है तो अशुद्धियों के रूप में मिट्टी होते हैं, बालू के कण होते हैं, पत्थर होता है, अन्य धातुओं की यौगिक अशुद्धियों के साथ जुड़े होते हैं। इन अशुद्धियों को ही दोस्तों गैंग या अधात्री कहते हैं। ये समझ में आया होगा। अब रही बात कि अशुद्धियों का सफाया भी करना होता है, अशुद्धियों को हटाना भी होता है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ विद्यमान होते हैं उनको तो हम लोग क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब इन गैंग या मैट्रिक्स अधात्री को हटाने के लिए हम एक अन्य पदार्थ का यूज करते हैं, अन्य पदार्थ अयस्क में मिलाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग स्लेग कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ, यानी अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ विद्यमान होती है, हटाने के लिए, उनको हटाने के लिए अयस्क के साथ बाहर से एक पदार्थ को मिलाते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब रही बात, अशुद्धियाँ भी दो तरह की हो सकती है। एक अशुद्धियाँ अम्लीय हो सकती है और एक अशुद्धियाँ क्षारीय हो सकती है। अब रही बात कि अगर, कहने का मतलब आप समझते होंगे कि जब शरीर में, पेट में, कहने का अम्लीयता बढ़ जाता है, यानी कि लूज मोशन होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, तो उसमें क्या होता है? एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, गैस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटी एसिड देते हैं। तो उसी प्रकार जो है, कहने का मतलब जिस रोग का उपचार चाहिए उसके अपोजिट हमको कोई चीज़ करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव को हटाना हो तो नेगेटिव देना होता है, यानी +2 है तो -2 देंगे, -2 है तो +2 देंगे। तो ये होता है एंटी, यानी कि विरोध में। तो कहने का मतलब कि अयस्क में दो प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, क्षारीय अशुद्धियाँ और अम्लीय अशुद्धियाँ। तो रही बात फ्लक्स का काम क्या है? तो फ्लक्स का हमारा काम है कि अशुद्धियों को हटाना। फ्लक्स क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से एक अन्य पदार्थ को मिलाते हैं, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब अशुद्धियाँ भी दो प्रकार की होती है। अशुद्धियाँ, ये एक अशुद्धियाँ अम्लीय हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। तो जब अम्लीय अशुद्धियाँ होगी तो अम्ल के विरोध में क्या होता है? क्षार होता है। तो जब अम्लीय अशुद्धियाँ हो तो क्षारीय फ्लक्स का यूज करेंगे। फ्लक्स का काम है अशुद्धियों को हटाना। तो फ्लक्स कैसा यूज करेंगे? जब अम्लीय अशुद्धियाँ हो तो क्षारीय फ्लक्स का यूज करेंगे और जब क्षारीय अशुद्धियाँ हो तो अम्लीय फ्लक्स का यूज करेंगे। तो उसी आधार पे फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय फ्लक्स होता है और एक क्षारीय फ्लक्स होता है। तो जब अयस्क में क्षारीय अशुद्धियाँ वर्तमान होती है, यानी कि क्षारीय अशुद्धियों में क्षारीय क्वालिटी हो, तो उसको हटाने के लिए हम कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे? अम्लीय फ्लक्स का। तो अम्लीय फ्लक्स व्यवहार में आते हैं। और क्षारीय फ्लक्स हो, क्षारीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो जब अयस्क में अम्लीय अशुद्धियाँ विद्यमान होगी तो हम किसका व्यवहार करेंगे? तो क्षारीय फ्लक्स व्यवहार करेंगे, यानी कि इसका यूज करेंगे। अब रही बात कि अगर हम, कहने का मतलब कि आपके अयस्क में गंदगी है, उस गंदगी को दोस्तों अधात्री या गैंग कहते हैं, अधात्री या गैंग। अब रही बात गैंग को हटाने के लिए आप अयस्क में क्या मिला रहे हैं? तो हमने जाना कि अयस्क में हम क्या मिला रहे हैं? फ्लक्स मिला रहे हैं। तो कहने का मतलब फ्लक्स इससे संयोग करता है, जुड़ता है और जुड़ के एक द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है। क्या? द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, उसको ही हम लोग स्लैग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? स्लैग कहते हैं। तो मैंने बताया आपको स्लैग क्या है। तो अयस्क में जो गंदगियाँ विद्यमान है उस गंदगी को हम लोग गैंग या अधात्री कहते हैं। अब गैंग या अधात्री को हटाने के लिए इसमें हम लोग स्लैग मिलाते हैं। अब गैंग या अधात्री से फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स क्या करता है? उसे संयोग करता है और फ्लक्स संयोग करके क्या बनाता है? हमारा स्लैग बनाता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो रही बात
कि अयस्क या आपका क्या हो खनिज। तो इन सभी में क्या होती है, इस सभी में अशुद्धियाँ होती है। तो इन अशुद्धियों को दोस्तों, इन अशुद्धियों कहने का मतलब खनिज या अयस्क में धातु भी होते हैं और अशुद्धियाँ भी होती है। तो इन अशुद्धियों को दोस्तों हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब गैंग या मैट्रिक्स का सफाया करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों, तो फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स का। अब रही बात, फ्लक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय फ्लक्स होता है और एक क्षारीय फ्लक्स होता है। तो जब अशुद्धियाँ अम्लीय हो तो क्षारीय फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब अशुद्धियाँ क्षारीय हो तो अम्लीय फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात कि गैंग के साथ फ्लक्स संयोग करके एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग स्लेग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का जो भाग 1 है यह आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। लाइक भी कीजिए आप लोग। और कहने का मतलब कि अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है किसी भी टॉपिक्स में आप लोगों को, तो बिना कोई सोचे समझे आप लोग डायरेक्ट कमेंट में कमेंट करें कि हमें ये समस्या, मैं उन समस्याओं का निदान करूंगा। मैं आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करता आ रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।